तो चलिए, अब एक काम करते हैं, मार्केट स्पॉटिंग काफ़ी हुई, अब थोड़ा-सा बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की। वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया जुड़े हैं, जिनके पास साढ़े 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और देश के टॉप स्ट्रैटेजिस्ट में इनकी गिनती होती है। डीएसपी मेरिल लिंच की रिसर्च टीम को इन्होंने लंबे समय तक लीड किया और आईसीआईसीआई के साथ भी इन्होंने 8 साल बिताए थे। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या एक वन वे रैली के बाद थोड़ा-सा मार्केट पे कॉशियस होने का समय आ गया है? हाँ अनुज जी, अब वैल्यूएशन कोई सस्ते नहीं रहे और परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग आया है। स्मॉल कैप और मिड कैप में तो बेहतर ही स्ट्रांग आ गया, लार्ज कैप में भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। तो यहाँ से मार्केट को कंसोलिडेशन का दरकार है, थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन का दरकार है, जो कि अगले लेग ऑफ रैली के लिए वो ऊपर जा सके। ओके, बिल्कुल। तो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आप सबसे ज़्यादा कॉशियस हैं अब इस समय, जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं, अब थोड़ा-सा मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाऊंगा? तो मैं दो तरह से देखता हूँ। एक तो जो सेक्टर है जो हम लोग है ना नहीं लिए और जो अंडर परफॉर्म किए हैं पिछले 1-2 साल में, जैसे एफएमसीजी है, तो वहाँ अभी भी दो दिक्कतें जो हम लोग नहीं ले रहे थे वो अभी तक परसिस्ट करती है। एक तो डिमांड स्लो डाउन है, तो अर्निंग्स कोई ज्यादा है ना तेज नहीं आएगा। दूसरा है ना, वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं। रिलेटिव वैल्यूएशन थोड़े कम हो गए क्योंकि ना बाकी भी मार्केट ऊपर चला गया, तो फिर भी मार्केट में एक तरह से वो महंगे सेक्टर है। ये हो सकता है जब मार्केट गिरे तो थोड़ा आउट परफॉर्म भी कर जाए, इतना गिरे नहीं क्योंकि ये चले नहीं है। पर यहाँ से अगले 2 साल में भी ज्यादा रिटर्न देखते हुए नहीं बनते हैं। दूसरा है जो सेक्टर्स अच्छे करेंगे जहाँ पे ना पर वैल्यूएशन थोड़े एक्सेस हो गए, जैसे हो सकता है डिफेंस है, हो सकता है थोड़े रेलवे स्टॉक्स है, वो सब में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। पर एक तरह से डिस्काउंटिंग बहुत जल्दी हो गया है, वहाँ पे वैल्यूएशन बहुत महंगा है। जो हम लोग मार्जिन फॉर सेफ्टी देखते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने नहीं मिलता है। तो डाउन टर्म में ये दोनों तरह के सेक्टर है ना थोड़े अवॉइड करने चाहिए अपने को। फिर जब मौका मिलेगा कि ये सब सेक्टर में अच्छे करेक्शन आ गए, वैल्यूएशन अच्छा हो गया, तो वापस से एंटर कर सकते हैं। ज्योतिवर्धन जी, गुड मॉर्निंग। हर्षिता बोल रही हूँ। थोड़ा सा कॉशन क्लियरली सेट इन हुआ है एक ऐसे पॉकेट में जहां पर अब तक अफलातून तेजी देखने को मिली थी, पीएसयू कंपनियां। इस थीम को लेकर अब आपका परसेप्शन क्या बन रहा है? कंसिडरिंग नंबर्स इवेंचुअली और बेहतर होने के आसार हैं, ऑर्डर बुक्स में कंपनियों ने ऑफ कोर्स वो एग्जीक्यूशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दे सिटिंग ऑन अ गुड अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स, बट प्राइस वाइज अट्रैक्टिव है नहीं है? हैव दे रन अहेड ऑफ देमसेल्व्स? अब आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी? तो, तो पीएसयूज में क्या है ना, वो काफी सेक्टर में फैले हुए हैं, तो हाँ सब लोग एक पीएसयू को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग हर पीएसयू को उसके सेक्टर के अंदर देखते हैं कि क्या इस सेक्टर में पीएसयू सस्ते हैं या प्राइवेट सेक्टर सस्ते हैं। तो जैसे बैंक्स देखे तो वहां पे ना पीएसयूज एक समय पे सस्ते थे, पर अभी कई छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मिल रहे हैं जो पीएसयू से भी सस्ते हैं और जिसके फंडामेंटल्स पीएसयू से हो सकता है थोड़े बेहतर भी है। तो उधर हम लोग है ना पीएसयू में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर एक दो सेक्टर है जहाँ पे पीएसयू इतने खराब नहीं दिख रहे, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, अभी भी वहां पे है ना वैल्यूएशन सस्ते हैं। अगले 2-3 महीने में हो सकता है कि है ना वहां पे थोड़ा प्रेशर आवे क्योंकि इलेक्शन का समय आ गया। तो यदि तेल के दाम बढ़े तो गवर्नमेंट है ना मार्केटिंग मार्जिन बढ़ने नहीं देगा, गवर्नमेंट फ्यूल प्राइस बढ़ने नहीं देगा, तो उस टाइम एक कंस्ट्रेंट आ सकता है। पर अभी वो है सस्ते, तो उस करेक्शन में अपने को पीएसयू लेना चाहिए। तो अलग अलग सेक्टर में जाके देखना चाहिए पीएसयू। कई डिफेंस कंपनीज में पीएसयू काफी है ना बड़े हैं। करेक्शंस पे अभी इस वैल्यूएशन पे मैं नहीं बोलूंगा लेने, पर यदि करेक्शन आया तो वहां पे लेना चाहिए। और पीएसयू बैंक्स, उनकी पोजीशनिंग वर्सेस ऑफ कोर्स जो निजी बैंकों में हमने देखा है, एचडीएफसी बैंक का क्या हाल हुआ? तो पीएसयू बैंक्स अच्छे हैं, पर जैसे मैंने कहा थोड़े है ना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है जो छोटे हैं, ये बड़े वाले नहीं पर छोटे वाले, वहां पे कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मिल रहे हैं जिनके वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं। पीएसयू के है ना कंपेरिजन में भी अब सस्ते हो गए हैं और उनकी फंडामेंटल्स भी पीएसयू से बेटर ही है। तो वो बैंक्स पे ध्यान देना चाहिए पीएसयू बैंक को छोड़ के। पर यदि कोई बड़े बैंक देखे तो पीएसयू में भी थोड़े बड़े बैंक अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा ज्योति, एक दो स्पेसेस जहां पर थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है और ऑफ लेट हमने मूव्स देखे हैं, मेटल्स और केमिकल्स, दोनों कमोडिटी कंपनीज, दोनों में चाइना एंगल। यहाँ पर आपका क्या व्यू बन रहा है? कुछ स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर? अ, तो मेटल्स में हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं। हम लोग का ना स्टील साइकिल का
पूरा साइकिल कॉल करने का हम लोग सोचते हैं हम लोग की क्षमता कम ही है। मेटल्स हम लोग लेते हैं जनरली जब एकदम आउट ऑफ फेवर होता है और काफी ना वैल्यूएशन बीटन डाउन होते हैं कि प्राइस टू बुक में, अर्निंग्स में नहीं, क्योंकि इनके अर्निंग्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं। केमिकल्स है जहाँ पे हम लोग की नजरिया अभी पॉजिटिव हो रही है क्योंकि काफी करेक्शन देखने मिला है। ये साइकिल डाउनटर्न जो है ग्लोबल डिमांड जहाँ पे वीक है वो अगला 2 क्वार्टर के लिए कंटिन्यू होएगा, पर वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं तो हम लोग बाय ऑन बैड न्यूज कर रहे हैं वहाँ पे। एक दो स्टॉक्स में थोड़ा पोजीशन बिल्ड किया है, पर पोजीशन धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि अगले 2 क्वार्टर में भी कोई ज्यादा है ना फंडामेंटल में चेंज नहीं आएगा। पर ये एक दो क्वार्टर के वीकनेस में केमिकल स्टॉक्स हम लोग ले रहे हैं। अब ये जो सीमेंट स्पेस है उसमें ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं वो अदानी की एंट्री और ग्रासिम अपने जो क्लियरली कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस कर रहा था, वो स्टोरी अंडरस्टूड थी। लेकिन ये जो जेएसडब्ल्यू स्टील का पेंट, जेएसडब्ल्यू ग्रुप का पेंट सेगमेंट में उतरना, ग्रासिम आज जो 3 प्लांट्स इनॉग्रेट कर रहा है वो कमीशन हो जाएंगे, वहां से भी सप्लाई आना शुरू रहेगा। ये पेंट एज एन इंडस्ट्री क्या बड़े डिसरप्शन की तरफ बढ़ रही है या फिर इतना बड़ा मार्केट है कि जो भी आए वो कम है? तो पेंट पे हम लोग का पोजीशन है ही नहीं। हम लोग है ना 2020 में सब पेंट स्टॉक्स बेच दिए थे और इसके 2 कारण थे। एक तो वैल्यूएशंस काफी महंगा हो गया था, तो यदि अपने 2008 से 2020 देखे तो ये पूरे सब स्टॉक्स का एक तरह से वैल्यूएशन डबल हो गए थे। हाई वैल्यूएशन में क्या होता है फिर है ना थोड़ा भी मार्जिन फॉर एरर कम रहता है। और अभी जो एंट्री किए है वो 2 बड़े प्लेयर हैं जिनके पास काफी फाइनेंशियल मसल है, तो वो है ना थोड़ा लॉस सहन कर सकते हैं, तो थोड़ा मार्जिन डिस्ट्रप्शन करेंगे, थोड़ा मार्केट शेयर लेंगे। तो मार्केट लीडर्स भी जिनका एक तरह से 3 लोग के का मार्केट था ये, वहां पे अभी 5 लोग 6 लोग के मार्केट होएगा, तो एक तरह से स्लो डाउन आएगा ही अर्निंग्स में। जो पिछले 10-15 साल में अर्निंग्स आए थे वो अगले 10 साल में नहीं आ सकते, और वैल्यूएशन अभी भी बहुत महंगे हैं। तो ये सेक्टर अभी भी अवॉइड करना चाहिए, कोई जल्दी नहीं है सेक्टर लेने को। हालांकि ना कंपनीज काफी अच्छे हैं, तीनों कंपनी जो है फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं, अच्छा आरओई जनरेट करते हैं, पर क्योंकि सेक्टर में डिसरप्शन है और वैल्यूएशन इतने महंगे हैं, वहां पे ना अभी अब इसमें अवॉइड ही है। ओके, अवॉइड ही है इसमें अभी के लिए। आईटी में क्या व्यू बन रहा है अब, स्पेशली लार्ज कैप में? तो अनुज जी, आईटी में हम लोग के नजर में आ रहे हैं। हम लोग 2 साल से आईटी अवॉइड किए, जैसे है ना कई बार मैंने जिक्र किया, हम लोग का था बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल, क्योंकि हम लोग का मानना था कि भारत की इकोनॉमी अच्छा करेगी, यूएस इकोनॉमी में थोड़ी नरमी आ सकती है, जो पिछले 1-2 साल में देखने मिला। अभी भी हम लोग बड़ा छलांग नहीं लगा रहे आईटी पे, क्योंकि मेरा मानना है अगले 6 महीने में यूएस इकोनॉमी में वीकनेस आएगा। जब वो वीकनेस आएगा तो अपने को देखने मिलेगा कि है ना और भी आईटी में थोड़ा प्रेशर आता है, क्योंकि है ना सब जगह आईटी बजट कट हो जाएंगे। उस वीकनेस में आईटी लेना चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा अब हम लोग के स्क्रीन पे आ गया। पहले तो हम लोग है ना आईटी एकदम देख ही नहीं रहे थे, अब है ना थोड़ा क्लोजली वॉच करना चालू कर दिया, और बैड न्यूज पे हम लोग लेंगे आईटी को। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्योति, और अपना व्यू रखने के लिए। थैंक यू। चलिए अब थोड़ा मार्केट के टेक्निकल्स पर चर्चा कर लेते हैं। और जे